गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्ता कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार हम सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। उसी क्रम में एक नया वीडियो है जिसमें आप देखेंगे हिंदी के जो है 30 क्वेश्चन। और आपको पता है कि हिंदी में जो 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उसमें आपका जो 15 क्वेश्चन रहेगा वो ग्रामर से रहेगा और 15 क्वेश्चन आपका पेडागॉजी से रहेगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो आपका पेपर है ये आपका जो 5 जनवरी 2022 को ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसी से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है लैंग्वेज 1 हिंदी में पूछे गए थे जो है 5 जनवरी के पेपर में। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन जो है आपका जानते हैं कि ये गद्यांश से रिलेटेड है। आपको एक चीज़ बता दें कि जैसे आप लैंग्वेज 1 चूज़ करते हैं, लैंग्वेज 2 आपको 2 भाषाएँ लेनी होती हैं, पहला और दूसरा। तो लैंग्वेज फर्स्ट में आपका गद्यांश और पद्यांश रहता है, लेकिन लैंग्वेज 2 में दोनों क्या होते हैं, गद्यांश होते हैं। तो इसमें देखेंगे कि एक गद्यांश रहेगा और एक पद्यांश भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। और देखिए गद्यांश पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है इसके आंसर देने का कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। एक बार जब क्वेश्चन सरसरी निगाह से आप पढ़ लेते हैं उसके बाद हम पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले पैसेज को पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन हल करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर उसके बाद गद्यांश पढ़ेंगे। इससे होगा क्या फ़ायदा कि आपके दिमाग में ये रहेगा कि क्वेश्चन में ये पूछा था, तो जहाँ वो चीज़ें आएंगी उसको आप क्या करेंगे, आपने दिमाग में जो है हाईलाइट कर लेंगे एक तरह से। देखिए दिया है कि कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है। दुनिया क्या है, कर्म प्रधान है। कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। ज़रूरत है इनकी शक्ति को पहचानने की और इसे पूर्ण निष्ठा और लगन से करने की। सत्य से प्रेरित कार्य व्यक्ति को क्या करते हैं, महान बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति सरल, सबल, सशक्त, प्रेमी, दानी, ज्ञानी और कल्याणकारी होता है। कृत्य के बारे में कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, अर्थात जब बबूल का पेड़ बोओगे तो आम कहाँ से होएंगे। गीता में भी कहा गया है कि इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। अर्थात आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। गीता के अनुसार अपनी किस्मत को बदलने के लिए कर्मठता ही पहला और सबसे बड़ा रास्ता है। किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से, आगे देखते हैं क्या दिया है, जीने से बेहतर है कि हम अपने कर्मों के अनुसार अपूर्ण जिएं। दूसरों के जीवन की उन्नति और सफलता से ईर्ष्या न करें। अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर कर अपनी आत्मा को क्या बनाएं, उज्ज्वल बनाना चाहिए। तो देखिए ये खास करके कर्म से रिलेटेड ही हमें लगता है ये पूरा गद्यांश है, कर्म के ही इर्द गिर्द घूमता है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए और उस फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो गद्यांश से पूछा है कि गद्यांश में दुनिया किस रूप में चित्रण हुआ है दुनिया का। तो दुनिया का जो चित्रण हुआ है रूप वो क्या धर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, जाति प्रधान है और राजनीति प्रधान, इसमें से क्या होगा बताइए। तो सीधे सीधे आप आसानी से आंसर दे पाएंगे कि यहाँ पे दुनिया का किस रूप में चित्रण हुआ है, कर्म प्रधान। तो जब कर्म प्रधान हुआ है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इसी में 2 का जिक्र किया है। अब देखिए कर्मठता शब्द है क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, विशेष्य है, क्रिया है। तो जब चारों चीज़ आप जानते रहेंगे तब न। संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण क्या है, जो संज्ञा है और सर्वनाम की विशेषता बतलाए, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। और क्रिया किसी कार्य के करने के या होने को ही क्रिया कहते हैं। तो कर्मठता जो है कर्मठ से ही बना है। तो कर्मठता में क्या हो जाएगा, आपका भाव छिपा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। 3 नंबर किस में दिया है, सी में दिया है। तो अब क्या आपका आंसर होगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्म से किस्मत को भी क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। आपने पढ़ा अभी भी। में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। तो देखिए किस्मत को हम लोग क्या कहते हैं, एक नाम से और जानते हैं, भाग्य। किस नाम से जानते हैं, भाग्य। तो भाग्य 2 नंबर में किस में दिया है, बी में दिया है। तो 93 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 94 का है, कहा है कि यहाँ जैसा बोओगे वैसा काटो से क्या मतलब है। जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फसल होती है, जैसे बीज होंगे वैसे ही फल होंगे, जैसे कर्म होंगे वैसा ही क्या होगा, परिणाम होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपका क्या होगा, रिजल्ट मिलेगा। तो ये 3 नंबर किस में दिया है, सी में दिया है। तो 94 का क्या हो जाएगा, हमारा सी राइट जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि उन्नति का विलोम क्या होगा। देखिए सीधे सीधे उन्नति का विलोम आपसे पूछा है, तो उन्नति का जो विलोम होता है वो क्या होता है, अवनति होता है। क्या होता है, अवनति। तो हमारा पहला ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पतन दिया है, संगति दिया है, अधोगति। तो देखिए आप जानते होंगे कि पतन का विलोम क्या होता है, उत्थान होता है। संगति का विलोम क्या हो जाएगा, तब असंगति हो जाएगा। और अधोगति का विलोम क्या होगा, तो आपका ऊर्ध्वगति होगा। क्या होगा, ऊर्ध्वगति, ऊर्ध्वगति। देखिए 96 क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि गद्यांश के अनुसार अपने अंतर्मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, ऊपर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ ताकि पूरा क्वेश्चन दिखे। अपने कर्मों की चिंता करके, कर्म की शक्ति को पहचान कर, सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर, सभी के साथ प्रतिस्पर्धा करके। तो देखिए सभी के प्रति आप सकारात्मक भाव रखेंगे तभी आप अपने अंतर्मन को क्या करेंगे, प्रकाशित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये तीसरा ऑप्शन इसी में दिख रहा है। 97 क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति को महान बनाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उसके भाग्य की है, कर्म की, कार्यों की है, नाम की है, या फिर बल की है। तो उसके कार्यों की जो है, कार्य की ही चर्चा हुआ है, कर्म की ही हुआ है। तो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, ये आपका देखिए बी में दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर 97 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य है कर्म के प्रति निष्ठा, सफलता के बारे में सोचना, भाग्य के अनुसार जीना, धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना। तो देखिए इसमें दिया है कि कर्म के प्रति अगर आपकी निष्ठा रहेगा, यही क्या है, भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य है। तो एक किस में है, आपका पहले में ही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 98 का 1 हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 99 क्वेश्चन कह रहा है किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य। किसी दूसरे के साथ, किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से मतलब क्या है, सुख दुख में रहना, किसी को अकेला न छोड़ना, दूसरों पर निर्भर होना, पूर्ण रूप से जो है बेहतर जीवन जीना। तो ये हो जाएगा दूसरों पर निर्भर होकर जीना। दूसरे के जीवन के साथ जीने का मतलब क्या है, दूसरों पर निर्भर होकर जीना। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हो गया आपका 99। अब देखिए पद्यांश, देखिए इसके बारे में दिया है आपका पद्यांश है आपका, यह धरती है उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पारखी, जो मिट्टी के संग साथ ही तपकर, फिर क्या दिया है, गल कर मर कर खपा रहा है जीवन अपना। ठीक है, देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना, मिट्टी की महिमा गाता है, मिट्टी के ही अंत स्थल में अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, खुद को जीता है, यह धरती है उस किसान की। देखिए यह पद्यांश दिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है। किसान धरती के लिए लड़ता है इसलिए, किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है, किसान को मिट्टी की परख होती है, किसान धरती पर हल चलाता है। तो देखिए किसान धरती पर बहुत परिश्रम करता है, अथक रूप से परिश्रम करता है, इसलिए जो है धरती को क्या कहा गया है, धरती को किसान की धरती कहा गया है। कवि ने किसको कहा है, धरती को किसान की धरती क्यों माना है, ताकि किसान जो है क्योंकि धरती पर क्या करता है, अथक परिश्रम करता है। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है। अब देखिए इसका क्या तात्पर्य है, अपने तन की खाद मिलाकर, क्या अपने हाथों से सिंचाई करना, रासायनिक खाद का प्रयोग, अत्यधिक परिश्रम करना, या फिर रासायनिक बीज बोना। तो बताइए, तो इसका यही अर्थ है कि अत्यधिक परिश्रम करना होगा। नेक्स्ट है, किसान अपना जीवन किस में लगा रहता है, प्रकृति का आनंद लेने, मिट्टी के साथ खेलने, मिट्टी की पहचान करने में, अन्न साग सब्जी उगाने में। तो भाई ये अपना साग सब्जी उगाने में ही क्या करता है, अपना जीवन लगाया रहता है। अब देखिए इसमें और क्या है, तो आसानी से यहाँ पे जो है नंबर आप पा जाएंगे अगर गद्यांश पद्यांश अगर इजी है तो। किसान का जीवन किस पर आधारित है, 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस पर किसान का जीवन आधारित है, कृषि पर, मिट्टी की महिमा पर, स्वप्न देखने पर, या खाद बीज के संग्रहण पर। तो 103 में है जो है कृषि कार्य पर ही क्या है,
उसका निर्भर है। क्या चीज़? जीवन किसान का। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लयात्मक शब्दों का तालमेल है? लय जिसको कहते हैं, एक लय के रूप में, अपना सपना, गलमर, गाता जीता या फिर तपगल। तो ये अपना सपना में क्या है? एक मेल है एक लयात्मक शब्दों का। तो ये इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये एक दिया है इसमें आपका ए वाले में, तो ये राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द भिन्न है? भिन्न माने चारों में से अलग दिख रहा है कुछ। तपना, सपना, रखना, गलना। तो आप देखेंगे कि इन चारों शब्दों पर आप अगर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि तपना क्या है? तपना तो एक क्रिया है कि आदमी तप रहा है। गलना क्या है? गलना भी एक क्रिया है। रखना क्या है? तो रखना भी क्या है? एक क्रिया ही है, एक वर्ब है। लेकिन जो सपना है ये आपका क्या है? एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो इस प्रकार से सबसे अलग हमारा यही संज्ञा वाला हो जाएगा ऑप्शन, ये वाला सपना वाला। चलते हैं 106 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? देखिए, मातृभाषा आधारित, मातृभाषा पे आधारित बहुभाषावाद क्या है? अब इसका क्या मतलब है? किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ना। देखिए, एनसीईआरटी भी कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर उसके मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। त्रिभाषा भी फार्मूला देखेंगे तो उसमें यही है, मातृभाषा है, फिर अन्य जो है क्षेत्रीय या प्रांतीय भाषा है, उसके बाद अंग्रेजी को जो है उसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पे ये बात तो सही है एक चीज़। दूसरा देख लेते हैं, किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना। और देख लेते हैं जो बेहतर है आंसर इसमें से, माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना। देखिए, माध्यम के रूप में मातृभाषा में सिखा रहा है और अंग्रेजी को क्या रहा है? एक भाषा के रूप में सीख रहा है। लेकिन यहाँ पे जिक्र किसका है? बहुभाषावाद का है। विद्यालयी शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। तो सीधे सीधे आपका ये तो कट जाएगा अधिक से अधिक। ये सबसे बेहतर आंसर यही लग रहा है कि बच्चे की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा से क्या हो? आरंभ हो और बाद में अनेक भाषाओं को जब आप जोड़ेंगे तभी ना बहुभाषावाद है। बहु माने होता है अनेकों भाषा। और यहाँ पे क्या था कि मातृभाषा से तो आरंभ होगा लेकिन अंग्रेजी केवल ले रहा है और अन्य भाषाओं का जिक्र नहीं कर रहा है। इसमें भी मातृभाषा है और अंग्रेजी का जिक्र कर रहा है। यहाँ पे भी क्या है? प्राथमिक वर्षों के दौरान जहाँ तक संभव अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। तो ये सबसे क्या है? उत्तम जो है आंसर है, बेहतर है आपका। नेक्स्ट है, कक्षा 5 की एक अध्यापक जो है 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का क्या करती है? श्रुतलेख लिखवाती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। तो बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। तो ये किसका उदाहरण है? आपका एक तरह से पूछा है। क्या ये शीर्षपाद उपागम है, टॉप से डाउन लेवल तक? संप्रेषणात्मक उपागम है, ऊर्ध्वगामी उपागम है माने बॉटम टू अप, या फिर एक और है आपका यहाँ पे श्रुतलेख उपागम है? यही आपको चारों में से बताना है कि क्या होगा इसमें से। तो देखिए, इसमें से आप ध्यान से देखेंगे तो ये है ऊपर से नीचे की ओर, अर्थात बॉटम टू टॉप। ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे जो 107 का है, ये क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वगामी उपागम इसको कहते हैं, बॉटम अप। अब इसमें होता क्या है? जब आप देखेंगे कि ऊर्ध्वगामी जो उपागम होता है उसमें व्यक्ति उद्दीपक के विभिन्न विशेषताओं को क्या करता है? ग्रहण करता है और उसे मस्तिष्क में क्या करता है? सूचना के रूप में भेजता है और बाद में विश्लेषण करने के बाद उस वस्तु या उद्दीपक का सही सही क्या होता है? प्रत्यक्षण होता है। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तीसरा वाला हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी उपागम। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है। एक कोई टीचर है, वो अपने कक्षा में विभिन्न समूह हैं, कई ग्रुप हैं, उनको 10 शब्दों का एक क्या देती है? समूह देती है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हों और नया शब्द बनाने के लिए
उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके तो इसे क्या कहा जाएगा? जब ऐसा टीचर करने को कार्य करती है, शब्द जाल कहा जाएगा, थीम विषयक शब्द संपदा कहा जाएगा, विन्यास कहा जाएगा या फिर शब्द समूह कहा जाएगा? तो इसको सीधे सीधे क्या कहा जाएगा? विन्यास कहा जाएगा। अब कहेंगे विन्यास का क्या मतलब है? तो देखिए, विन्यास का मतलब होता है सजना या संवारना। तो जब टीचर ऐसे शब्दों को ढूंढने के लिए कहती है कि जो शब्द समानता रखते हों और उसके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जुड़े हों, तो इसे बनाने की क्रिया ही क्या कहलाती है? विन्यास कहलाती है। अब देखिए, बोली से पूछा है, बोली का क्या मतलब है? तो बोली आप जानते हैं किसी एक विशेष क्षेत्र या जो है समूह की जो है बोली होती है, भाषा होती है पर्टिकुलर छोटे जगह पे, तो उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पहला ही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाए किस तरह का क्वेश्चन जो है आपका पूछा है। 110 क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक जो है कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है। देखिए, वो टीचर क्या करवा रही है? ग्रुप में वो काम करवा रही है, जोड़ों में पेयर बना के दो दो लड़के ऐसे करके, रोल प्ले करवा के, भूमिका निर्वहन करके, और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का क्या करती है? अवलोकन करती है, ऑब्जर्वेशन करती है। तो आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? वाचन आकलन, कक्षागत जो है कक्षा आकलन, संरचनात्मक आकलन या फिर संकल्पनात्मक आकलन। तो इसे सीधे सीधे जो है स्ट्रक्चरल जो है आपका हो जाएगा संरचनात्मक आकलन। अब कहेंगे संरचनात्मक आकलन क्या होता है? तो जो संरचनात्मक मूल्यांकन या आकलन होता है, ये ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम की योजना होती है जिसमें क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य जो है क्या होता है? विद्यार्थी तथा अध्यापक को पृष्ठपोषण प्रदान करने से होता है, जिसमें आपको फीडबैक मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 111 क्या कह रहा है? एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम, शिक्षार्थी की भाषा, अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है? अगर कोई टीचर है और वो हर वस्तु के ऊपर, सामान के ऊपर, उस वस्तु का नाम, एक तो शिक्षार्थी की भाषा अर्थात मातृभाषा में, दूसरा अंग्रेजी भाषा में, तथा बच्चे जो अन्य भाषा भी जानते हैं उस भाषा में वो लिखती है टीचर, तो आखिर में वो इसके पीछे कारण क्या है करने का? पहला बताया जा रहा है इसमें कि शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित करवा रही है। क्या ऐसा करने से? तो ये तो कदापि नहीं होगा। नहीं तो सीधे वर्णमाला पढ़ाना होता तो सीधे आप पढ़ाती, ऐसा नहीं किया जाता कि दो दो तीन तीन भाषा में लिखा जाता। तो ये भाषाओं की विविधता के रूप में है आपका। देखिए, दूसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों में भाषा संबंधी जागरूकता पैदा करने में। क्या वो भाषा संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसा कर रही है? अच्छा, फिर देख लेते हैं और क्या है। और है कि शिक्षार्थियों में लिपि संबंधी जागरूकता के संबंध। देखिए, यहाँ पे लिपि के तो कोई बातें नहीं है। कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित करने के लिए, किसका सृजन करने के लिए? भाषा समृद्ध परिवेश का, कि कई भाषाओं का क्या हो, एक समृद्ध वातावरण बने, कि बच्चे जाने कि हाँ इस भाषा में इसको ये कहते हैं, इसको इस भाषा में ये कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 4 नंबर हो जाएगा, अर्थात डी। नेक्स्ट देखिए, 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषांतरण जो है, ट्रांसलैंग्वेजिंग जो है, इसका मतलब क्या होता है? आप हमको समझाइए। भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, क्या इसे कहते हैं? तो ये तो होगा नहीं। किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग, तो ये भी नहीं होगा। कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का जब आप इस्तेमाल करेंगे, अनेकों जो है बहुभाषी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? भाषांतरण हो जाएगा या फिर ट्रांस लैंग्वेजिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही मिल गया। और लास्ट में क्या दिया था? सभी विषय वस्तुओं और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ाना, तो ये तो गलत हो जाएगा सीधे सीधे। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पाठ्य सामग्री की जो प्रामाणिकता है उससे मतलब क्या होता है? कि प्रामाणिकता का मतलब क्या है? शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तकों के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री जो होती है उसे कहते हैं।
मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिससे भाषा सहज रूप से क्या हो, प्रयुक्त हो। भाषा में अधिकार रखने वालों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री हो। पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा भाषाओं से क्या हो, अनुवाद हो। तो देखिए ये जो आपका ये है आपका प्रामाणिकता है जो है आपका, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि मूल रूप से किसी भी एक प्रसंग को क्या करना, विशेष रूप से सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से क्या हो, प्रयुक्त हो, ऐसा उसका प्रयोग करना। अर्थात मूल रूप से किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी जो सामग्री है जिसमें भाषा क्या हो, सहज रूप से उसमें यूज की गई हो। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 114 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम है, कौन सा ऐसा अप्रोच है जो कि शिक्षार्थियों को अच्छा लेख के भिन्न भिन्न चरणों को समझने का अवसर देती है। कोई अगर लेख है तो उसके विभिन्न स्टेप को समझने का अवसर देती है। वर्णनात्मक लेखन, लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का उत्पाद या फिर संस्थानात्मक लेखन। तो इसमें लेखन का जो प्रक्रिया उपागम है यही जो है क्या करता है, समझने में विभिन्न चरणों को क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जो अच्छे लेखक होते हैं जन्म से अच्छे नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, वो लिखने की प्रक्रिया अपना पूरा करते हैं, अधिक से अधिक चीज़ों को लिखते हैं, वो अपना क्वालिटी बढ़ाते हैं। छोटे छोटे लघु कथाओं के रूप में हो गया, चाहे कविता के रूप में हो गया, चाहे संपादकीय के रूप में हो गया। तो यही कह रहा है कि चीज़ों को समझने का अवसर क्या देती है, लेखक का जो प्रक्रिया उपागम है, जो स्टेप है वही। 114 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 114 हो गया आपके 115 नंबर पे। देखिए व्याकरण सीखने से क्या आशय है, अर्थात व्याकरण सीखने का मतलब क्या है। व्याकरण के नियम को जानना या सीखना, सर्वप्रथम नियम सीखना और बाद में उसका प्रयोग, अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना, किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियां निकालना। व्याकरण सीखने का मतलब क्या है? तो देखिए अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। जब आप व्याकरण सीख जाएंगे तो अर्थ से क्या जाएंगे, संदर्भ में प्रयोग करना सीख जाएंगे। त्रुटियों का क्या मतलब होता है यहाँ पूछा है, तो त्रुटियाँ सीखने का क्या होती हैं, संकेतक होती हैं। कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप नेगेटिव में नहीं लेते हैं, इसको पॉजिटिव लिया जाता है कि अगर बच्चे त्रुटियाँ कर रहे हैं, चाहे कोई बच्चा कर रहा है बालक अधिगम के दौरान, तो अर्थात वो कुछ न कुछ सीख रहा है। तो त्रुटियाँ क्या है, सीखने का एक संकेतक है। 117 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं उन्हें कहते क्या हैं। उत्पादक शब्द संपदा, संदर्भ में शब्द संपदा, संदर्भ मतलब किसी के परिप्रेक्ष्य में कोई बात कही जाए, आंतरिक शब्द संपदा या फिर ग्राह्य शब्द संपदा। तो जब हम सुनते पढ़ते हैं और फिर उसकी क्या करते हैं, पहचान करते हैं, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाता है, ग्राह्य शब्द संपदा के अंतर्गत आता है। हिंदी टीचिंग में आप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, जिनका हिंदी सब्जेक्ट रहा होगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, बाकी 3 हैं। पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये तो है सीधे सीधे, है कि नहीं। चीज़ों को आप क्या करेंगे, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, तो ये तो है। लेकिन आपको निगेटिव टैग वर्ड चाहिए, निगेटिव चाहिए जो निगेटिव सेंस दे आपको गलत चीज़ें। शब्दों, वाक्यांशों, भाषाओं के नमूनों से अर्थ ग्रहण करना, तो ये भी क्या है, आपका सही बात है। पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, ये भी एक देखिए पठन शिक्षण का उद्देश्य होता है। लेकिन पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना, ये जो है पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ये सीधे सीधे यही पूछा था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही वाला। ठीक, बाकी ये 3 नहीं होंगे आपके सीधे सीधे, जबकि ये तीनों क्या थे, सही थे। चलते हैं 119 क्वेश्चन की तरफ। देखिए 119 क्वेश्चन कह रहा है कि जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर क्या होती है, समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में
शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना आरंभ करें, फिर शिक्षार्थी को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दें। क्या ऐसा करके अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देना चाहिए? ये तो गलत बात है सीधे सीधे। और यहाँ पे भी है कि कक्षा में अध्यापक क्या करे, पहले सामान्य भाषा में पढ़ाए, फिर जो है शिक्षार्थी को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दे कि अपना यूज करिए, तो ये भी गलत है। क्योंकि यहाँ कह क्या रहा है कि जब बच्चे पहली बार विद्यालय आते हैं तो उनको क्या होती है, अपने मातृभाषा की समझ होती है, तो उन्हें तो पहली शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा सीधे सीधे बात कही गई है मातृभाषा में देने की। फिर उसके बाद क्षेत्रीय या प्रांतीय भाषा, फिर अंग्रेजी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सामान्य भाषा से पढ़ाइए और उसको यूज करने दीजिए अपने हिसाब से। तीसरा क्या कर रहा है कि अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छानुसार भाषा का इस्तेमाल करने की क्या दें, अनुमति दें, कि वो अपनी इच्छा से यूज करे और वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। और देख लेते हैं इसमें बेस्ट क्या है। अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिससे अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाना है। शिक्षार्थी अंततः लक्ष्य भाषा सीख लेंगे। मतलब ये पूरी तरह से बच्चों पे थोपा जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? विद्यालयी शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण जो है के दौरान, यहाँ पे ये तो हम स्प्रिंट हो गया है, चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में, विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, विद्यालयी शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प या ऐच्छिक भाषा के रूप में। तो देखिए जब पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020, तो उसमें शास्त्रीय भाषा के अध्ययन की अनुशंसा जो है वह ये कहता है कि विद्यालयी शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप क्या हो, अवसर प्रदान किए जाएं। तो सीधे सीधे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये थे हिंदी पेडागोजी और आपके ग्रामर से 30 क्वेश्चन कुल मिला जुला के, जो कि प्रीवियस ईयर में 5 जनवरी 2022 को पूछे गए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।